नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी भारत के तटीय मैदानों के बारे में, ठीक है। और पिछला जो वीडियो था भारत के तटीय मैदान का पार्ट 1 था, जिसमें हमने देखा था कि भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बाद हमने पश्चिमी तटीय मैदान पर चर्चा शुरू की थी और उसको उच्चावच और संरचना की दृष्टि से कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कर्नाटक का तटीय मैदान और केरल के मैदान के रूप में बांट करके अध्ययन किया था, जिसमें हमने कच्छ प्रायद्वीप पर चर्चा की थी, ग्रेट रण और लिटिल रण को बताया था। इसके साथ साथ काठियावाड़ और प्रायद्वीप को भी बताया था। गुजरात का मैदान हमने देखा, कोंकण का मैदान भी हमने देखा, कर्नाटक का तटीय मैदान या कन्नड़ तट के बारे में बताया था आपको। इसके बाद हमने केरल के मैदान या मालाबार तट के बारे में हमने बात की थी आपसे, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक चर्चा की थी। तो आज हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान के अंतर्गत पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आपसे अगले मैदान के बारे में, जिसका नाम है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है दोस्तों, ये पूर्वी घाट और भारत के पूर्वी तट के बीच में स्थित है। या आप ऐसे कह सकते हो कि पूर्वी घाट ये है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी आपकी ये है, तो इसके मध्य में जो मैदान है वो आपका पूर्वी तट का मैदान है स्थित है। और पश्चिम बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल ओडिशा सीमा के साथ सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कन्याकुमारी के बारे में बताया आपको कि भारत की मुख्य भूमि का, यानी ये भारत की मुख्य भूमि है, तो इसका सबसे दक्षिणी जो छोर है वो आपका कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान यानी इसकी पश्चिमी सीमा पूर्वी घाट की एक अविच्छिन्न रेखा है। यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा तटीय क्षेत्र के जलोढ़ जमाव के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। इस प्रकार इसमें कुछ बड़े डेल्टा भी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं ये सभी डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में ये व्यापक मैदान है, यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफ़ी व्यापक है, यानी विस्तृत है, जिनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है, ठीक है। हालांकि ये डेल्टा क्षेत्र में 200 किलोमीटर भी चौड़े हो जाते हैं और डेल्टा के बीच में ये 35 किलोमीटर तक सकरे भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन औसत रूप से चौड़ाई इनकी कितनी है? 120 किलोमीटर। इस विभिन्न क्षेत्र में, यानी कि ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे उत्तरी सरकार तट। तो महानदी और कृष्णा नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, इस पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र को कर्नाटक का मैदान कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये फैक्ट आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आपको पूर्वी तटीय मैदान के जो विभिन्न नाम हैं उनको दिखाया गया है। जैसे ओडिशा क्षेत्र में जो मैदान है उसे उत्कल मैदान कहते हैं, ठीक है।
और इसके बाद ओडिशा और जो आंध्र प्रदेश के मध्य भाग में है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का क्षेत्र है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट के बाद पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसे कच्छ का मैदान, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट के रूप में विभाजित किया जाता है। इस चित्र में आपको पूर्वी तटीय मैदान को और भी दिखाया गया अच्छे से। ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपका पूर्वी घाट है और इसके बीच का जो मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान है। इसे भी हम देखते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान को 6 भागों में विभाजित किया था हमने, तो इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उत्कल मैदान के बारे में। तो दोस्तों जो उत्कल मैदान है ये महानदी डेल्टा सहित ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील इसी क्षेत्र में है। चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है, ओडिशा में है। यह मैदान चिल्का झील के लिए जाना जाता है और यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। ये किस तट पर है, तो उत्कल तट पर है। और किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में आती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस मैदान में उपजाऊ लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मैदान में पैलियोजीन और नियोजीन युगों के दौरान बनी गनीश और बलुआ पत्थर चट्टानें, यानी इस जो उत्कल का मैदान है यहाँ पर चट्टानें कौन सी हैं, तो जो पैलियोसीन और जो नियोसीन युग में जो चट्टानें बनी थी वो आपकी यहाँ पर मिलती हैं। इस मैदान की तट रेखा सीधी और सपाट है, यानी बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इस मैदान के किनारों पर बालुका स्तूपों की बहुलता है। बालुका स्तूप दोस्तों वायु के निक्षेपण से बनने वाली एक संरचना है। यानी वायु के निक्षेपण से कौन सी संरचना बनती है, तो बालुका स्तूप। इस मैदान में चावल, नारियल, केला जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद है आंध्र का मैदान। तो आंध्र का मैदान है जो दोस्तों ये उत्कल मैदान के दक्षिण में स्थित है और पुलिकट झील तक फैला हुआ है। ठीक है, तो उत्कल मैदान के दक्षिण में और पुलिकट झील तक जो मैदान है आपका उसे आंध्र का मैदान या उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इस मैदान की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा डेल्टा निर्माण किया गया है। उत्कल तट में कौन सी नदी बह रही थी, महानदी बह रही थी। आंध्र के मैदान में कौन सी है, और गोदावरी कृष्णा नदियों का डेल्टा है। इस तट का अधिकतर भाग सीधा है और इसमें महत्वपूर्ण खंड यानी इंडेंटेशन का अभाव है। इससे इस क्षेत्र में बंदरगाहों का विकास बहुत कठिन हो जाता है। यानी बंदरगाह वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर कटा फटा तट होता है। कटा फटा तट होता है, चूँकि यहाँ पे कटा फटा तट है नहीं तो यहाँ पे बंदरगाह नहीं मिलते। हालांकि इस भाग में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम ये दोनों बंदरगाह आपके आंध्र प्रदेश में आते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों आपकी जो पुलिकट झील है ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में ही आती है। यह मैदान यानी आंध्र का मैदान गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं से मिलकर बना है। यह मैदान बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा है, यानी विस्तार इसका बंगाल की खाड़ी की ओर है। इस मैदान में नदियों द्वारा जमा किए गए इलुवियम का मतलब दोस्तों जलोढ़ होता है। ठीक है, इलुवियम की वजह से ज़्यादा उपजाऊ है ये, यानी इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है जिससे बहुत उपजाऊ है। इस मैदान में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है।
इस मैदान में एक और झील है आपकी जिसका नाम है कोलेरू झील, और ये कोलेरू झील भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही आपकी आती है। ठीक है, इस मैदान में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह हैं। इस मैदान का अधिकतर हिस्सा सीधा है। पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है, या ये जो वैसे दोस्तों हमने आपको बता दिया कि 3 हिस्सों में बांटा गया है इसे। ठीक है, उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी कोरोमंडल ये इसी के हिस्से हैं। आंध्रा का जो मैदान है ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों ये फैक्ट भी आपका यहाँ से गलत है। जो आंध्रा का मैदान है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इस मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी बड़ी नदियाँ बहती हैं। ये दोस्तों 2-3 जो फैक्ट हैं आपके ये पूर्वी तटीय मैदान की बता दिए गए हैं। वैसे ये जो आंध्र का मैदान है यहाँ पर प्रमुख रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियाँ ही बहती हैं। कावेरी नदी आपकी तमिलनाडु में आती है और महानदी आपकी ओडिशा में आती है। इसके बाद है आपका तमिलनाडु का मैदान। तो दोस्तों ये जो तमिलनाडु का मैदान है ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक लगभग 675 किलोमीटर की दूरी तक तमिलनाडु के तट के साथ साथ फैला हुआ है। तो पुलिकट झील तो आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 675 किलोमीटर है। इस मैदान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कावेरी डेल्टा है, जहां मैदान 130 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो कावेरी नदी आपकी तमिलनाडु में है और कावेरी नदी का डेल्टा भी आपका तमिलनाडु में मिलता है। उपजाऊ मिट्टी और बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं ने कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न भंडार बनाने में सहायता की है। तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार कौन सा है? तो वो कावेरी नदी का डेल्टा है। ठीक है, ये जो मैदान है आपका औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि का प्रमुख केंद्र है। तट पर ही विरल वनस्पतियां हैं जिसमें नारियल, ताड़ के पेड़ों से युक्त दलदली भूमि भी यहाँ पर मिलती है। रेत और कंकड़ वाले समुद्र तटों का निर्माण वैगई और पलार नदियों के डेल्टाओं से हुआ है। यानी वैगई और पलार नदियाँ भी आपकी इसी तमिलनाडु के मैदान या कोरोमंडल तट, इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं, के मैदान में प्रवाहित होती हैं। तमिलनाडु भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु की सीमा पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में आंध्र प्रदेश और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। तमिलनाडु के अंतर्देशीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे तुलना कर लेते हैं हम पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में, यानी इनमें दोनों में अंतर कौन सा है प्रमुख। तो दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है आपका, यानी एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान दिखाया गया है, एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो सकरा है, सकरी पट्टी है। औसतन हमने बताया था कि 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अधिक व्यापक और विस्तृत है, यानी लगभग 120 किलोमीटर इसकी औसतन चौड़ाई है। पश्चिमी घाट छोटी छोटी विभिन्न पहाड़ियों में विभाजित है। ठीक है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान ये निरंतर उत्तर से दक्षिण दिशा तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी तटीय मैदान में जो नदियाँ बहती हैं वह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुअरी का ही निर्माण करती हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो नदियाँ व्यापक डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा के बारे में हमने आपको बताया था कि एक प्रमुख नदी
जब कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है अपने मुहाने पर, तो उससे डेल्टा जैसी आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिमी तटीय मैदान में जो नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों, वो बंदरगाहों के निर्माण के लिए अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ का मतलब होता है महाद्वीपीय मग्न तट होने के कारण बंदरगाहों के लिए निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। यानी पश्चिमी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या अधिक है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति नहीं है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर, जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा होती है। यानी पश्चिमी तटीय मैदान में केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान बड़े पैमाने पर चट्टानी है, हालांकि कोकड़ तट पर एस्चुरी और मालाबार तट पर लैगून पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अधिकतर रेतीले और रेत के टीले एवं लैगून यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो भारत के तटीय मैदान हैं उनके महत्व को अगर हम देखें तो बात कर सकते हैं हम कि कृषि, तो ये तटीय मैदान उपजाऊ मिट्टी से ढके हुए हैं। इन क्षेत्रों में चावल मुख्य फसल है, चाहे पश्चिमी तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान हो, चावल के लिए प्रसिद्ध है। पूरा तट नारियल के पेड़ों से ढका हुआ है। बंदरगाह की बात करें अगर यहाँ पर, तो तट की लंबाई बड़े और छोटे बंदरगाहों से युक्त है, जो व्यापार करने में मदद करते हैं। भारत का लगभग 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी भारत जितना भी व्यापार करता है दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो 98% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। आर्थिक संसाधन, इन मैदानों की तलछटी, यानी पश्चिमी हो या पूर्वी तटीय मैदानों की तलछटी चट्टानों में खनिज तेल बड़े भंडार होने की बात कही जाती है। यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि यहाँ पे खनिज तेल के बड़े भंडार हैं। केरल तट की रेत में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट होता है और जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी केरल यानी मालाबार के तट पर जो रेत है उसमें मोनोजाइट पाई जाती है, जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मछली पकड़ना तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। गुजरात के निचले इलाके नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो आर्थिक रूप में क्या है आपका, एक तो खनिज तेल है, इसके अलावा मोनोजाइट पाया जाता है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है, और नमक का उत्पादन भी होता है। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो तटीय मैदान भारत के लिए केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि कई कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बंदरगाह के लिए अवस्थिति प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य संसाधनों का भी स्रोत हैं, जैसे मछली और नमक। हाल ही में तटीय मैदान ग्लोबल वार्मिंग के कारण, समुद्र के स्तर में संभावित वृद्धि के कारण बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। तटीय मैदानों की स्थिरता सुनिश्चित करना न केवल भारत के लिए बल्कि उपमहाद्वीप की सागरीय परिस्थितियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सतत विकास ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान को हमने जिसमें देखा, पूर्वी तटीय मैदान को हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया, उत्कल मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। इसके बाद उत्कल मैदान के बारे में आपसे चर्चा की।
फिर आंध्र के मैदान के बारे में चर्चा की। इसके बाद तमिलनाडु का मैदान या कोरोमंडल तट के बारे में आपसे चर्चा की। इसके बाद हमने पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में अंतर को भी देखा। इसके बाद हमने तटीय मैदानों के महत्व पर चर्चा की और इसके बाद हमने निष्कर्षतः संपूर्ण चर्चा की। ठीक है दोस्तों आपको पार्ट 1 और इस वीडियो का जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।